बी वेलकम बैक। थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल इंग्लिश विद गिरधारी सर पर। जैसा कि पिछले सेशन में हमने बात की थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, उसी स्टेप में हम आगे बात करने जो जा रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके डियर्स, तो ध्यान से इस आप वीडियो को देखें। अगला हमारा पॉइंट है प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense, present perfect continuous tense। ओके, इसमें हम बात क्या करने जा रहे हैं, इसमें सबसे मेन बात जो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरना होता है, जो खालिस्तान होती है क्वेश्चन की, उसमें हमें क्या भरना होता है और इस टेंस के अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट वर्ब का हमें क्या जो इसका मेलजोल होता है उसके अकॉर्डिंग हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सी आती है? तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो आएगी आपके हैज या हैव प्लस बी। क्या बोलते हैं? हैज, हैव प्लस बी। ध्यान रखें ये बात, क्योंकि परफेक्ट में हमने केवल हैज हैव की बात की थी, लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? हैज, हैव प्लस बीन आती है। और मेन वर्ब का कौन सी का यूज होता है वो ध्यान दे सभी। मेन वर्ब इसमें वो आईएनजी फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म, या फिर से अपन क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोला जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है। तो ये हमने बात की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की। अब इसमें एक बात और जोड़ दी जाती है, जो इसका हम कहेंगे सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है उसमें समय दिया हुआ रहता है। जैसा कि हमने परफेक्ट में पहले भी बात की है और इसमें भी मैं बात कर रहा हूं, वही चीज है। अंतर क्या है बाद में बात करते हैं, पहले इसका वो देख लेते हैं। जो एडवर्ब्स हैं वो कौन कौन सी आती है इसमें? एडवर्ब्स इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? सिंस फॉर का प्रयोग किया जाता है। एक बात और बताऊंगा मैं, एक इसमें ऑल जो होता है उसका भी प्रयोग हम करते हैं और इनके साथ में टाइम जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? टाइम भी जोड़ दिया जाता है। सिंस फॉर या कह सकते हैं ऑल, और उसके साथ में टाइम का प्रयोग किया जाता है। ये इसमें एक इसमें अहम बात है, मुख्य बात है। हालांकि हमने सिंस फॉर का प्रयोग सीखा था कि परफेक्ट में कैसे किया जाता है। सिंस फॉर के साथ में टाइम दिया जाता है, उसमें भी एडवर्ब काम में आती है, इसमें भी आती है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है वो बिल्कुल आप आसानी से जान जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसी कड़ी में। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, I have been teaching English since 2006। I have been teaching English since 2006। तो यहां पर देखो ये स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो जाता है। हैव बीन इसमें क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, क्या हो जाती है? हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। और इसके बाद में ये जो टीचिंग है ये आपकी मेन वर्ब हो जाती है। इसके साथ में ये आपका जो इंग्लिश है ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। और ये जो आपके सिंस है, ये सिंस फॉर वाला मैटर है जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ सिंस या फॉर में से एक हमने बात लिख दी और प्लस टाइम का हमने यहाँ पे यूज कर दिया। ठीक है, अब ऐसे ही अपन एक सेंटेंस और देखते हैं। जैसे मैंने कहा he has been
he has been working here for 2 hours। हमने यहाँ पे क्या लिखा? He has been working here for, ध्यान दें यहाँ पे for के बाद में 2 hours आया है। क्या आया है? 2 hours आया है। तो आपको इस बात को भी आपके ध्यान में होगी, क्योंकि देखो आई सब्जेक्ट के साथ में हमने हैव का यूज किया, ठीक है, हैव बीन का, और इस ही के साथ में हमने किसका यूज किया? हैज बीन का यूज किया। तो ये तो पहले मैं आपको परफेक्ट में बता चुका हूँ। परफेक्ट में हैज और हैव का जो मैटर बताया था उसके अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट का यूज किया जा रहा है, साथ में बीन वर्ड है, तो इसमें कोई वो अलग बात नहीं होगी। हमने यहाँ पे नई बात जो सीखी है उसके बारे में आप देखें। एक इसमें सिंस का यूज हुआ है, इसमें फॉर का यूज हुआ है, ऑल का यूज भी करते हैं हम। तो जहां ऑल का यूज करते हैं उससे पहले फॉर का यूज नहीं किया जाता है। ध्यान रखें इस बात का। जहां पर ऑल का उपयोग किया जाता है, जैसे मैं एक सेंटेंस बता रहा हूं, ध्यान दें। जैसे मैंने कहा सी हैज बीन रीडिंग ऑल डे। यहां पर ध्यान दें सभी कि सी हैज बीन रीडिंग, ऑल शब्द आया, ऑल वर्ड आया यहाँ पे, और ऑल के साथ में डे आ गया। तो सारा का सारा दिन, यानी कंप्लीट डे में, यानी अब पीरियड ऑफ टाइम की बात है ये, ठीक है। तो फॉर में भी पीरियड ऑफ टाइम होता है और ऑल में भी पीरियड ऑफ टाइम होता है, ठीक है। तो यहां पर भी हमने क्या किया? ऑल का यूज किया, ऑल के साथ में हमने डे लगा दिया। ये बात होने के बाद में हम बात करते हैं कि सिंस फॉर का यूज कहां कहां कैसे कैसे किया जाए, वो थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। इसमें हम आगे देखते हैं, सिंस का प्रयोग किस लिए करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। सिंस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। ध्यान दें यहाँ पे, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। इसमें कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं, जैसे मैंने कहा सिंस 7 o'clock, जैसे मैंने यहाँ पे कहा सिंस मॉर्निंग, जैसे मैंने यहाँ पे कहा सिंस मंडे, जैसे मैंने यहाँ पे कहा सिंस मार्च, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा सिंस समर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा सिंस 1995, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं 7 o'clock, मॉर्निंग, मंडे, मार्च, समर, 1995, है ना। ऐसे हम कह सकते हैं। फिर या ऐसे भी कह सकते हैं कि सिंस 19th century, ठीक है। ऐसे भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने लिखा है पॉइंट ऑफ टाइम, समय की निश्चितता है। यहाँ पे निश्चित समय के बारे में जब बात करते हैं तो सिंस का यूज किया जाता है। हालांकि ये बात एग्जाम में, जैसे बोर्ड एग्जाम की मैं बात बता दूं, उसमें ऐसे नहीं पूछा जाता है कि आप सिंस या फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं, या ब्लैंक में से आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वही आपको वर्ब भरनी होती है, उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भरनी होती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है मेन। और लेकिन हमें नॉलेज के लिए कि भाई किस टाइप में सिंस का प्रयोग होता है, किस टाइप में फॉर का प्रयोग होता है, ये भी जरूरी है जानना नॉलेज के लिए। बाकी आपको खालिस्तान में नहीं भरनी होती है। फिर भी आप सिंस का यूज कैसे, किस प्रकार से पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जैसे सिंस 7 o'clock मीन्स क्या हो गया? 7 बजे से, तो ये समय की वहां पे निश्चितता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे निश्चितता है मॉर्निंग की, ठीक है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? सिंस का यूज कर रहे हैं। तो ऐसे सभी इनकम्प्लीट जो एग्जाम्पल्स हैं इनमें पॉइंट ऑफ टाइम की बात आ रही है। ऐसे ही हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ फॉर की बात करते हैं। फॉर का यूज कहाँ कहाँ कैसे कैसे किया जाता है वो ध्यान दें एक बार। पीरियड ऑफ टाइम, फॉर का यूज किस लिए करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। जैसे फॉर
5 मिनट्स, फॉर 5 मिनट्स, जैसे मैंने एग्जांपल दिया फॉर 2 आवर्स, जैसे मैंने एग्जांपल दिया फॉर 1 वीक, जैसे मैंने एग्जांपल दिया फॉर 3 इयर्स, जैसे फॉर 2 डिकेड्स, फॉर 2 सेंचुरीज। ध्यान दे सभी यहाँ पे, जैसे और भी कर सकते हैं हम, जैसे हमने लिखा यहाँ पे फॉर 2 सीजन्स, ठीक है, ऐसे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो यहां पर जो फॉर का यूज हुआ है, ध्यान दे सभी, फॉर का जो यूज हुआ है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए हुआ। मीन्स समय की अवधि बताई जा रही है, यहाँ कोई निश्चितता नहीं है, यहाँ समय की क्या है? अवधि है। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फॉर 5 मिनट्स, तो यहाँ पे 5 मिनट से, ठीक है, 5 मिनट से, तो 5 मिनट कोई सी भी हो सकती है, यहाँ कोई निश्चितता नहीं है। जैसे मैंने यहाँ लिखा फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, 2 घंटे कौन से हैं हमें कोई पता नहीं है, 2 घंटे से वो जिससे कोई काम कर रहा है या कुछ पढ़ रहा है या लिख रहा है, तो ऐसे हम यूज करें तो वहां पे फॉर का यूज होता है। ऐसे ही कंप्लीट ये जो 1 वीक, 1 सप्ताह से, 3 इयर्स, 3 वर्षों से, 2 डिकेड्स, 2 दशाब्दियों से, 10 साल का जो समय होता है उसे डिकेड बोला जाता है। 10 वर्ष का जो समय होता है उसे क्या बोला जाता है? डिकेड बोला जाता है। तो यहाँ पे हमने लिखा 2 डिकेड्स मीन्स क्या हो गया? 20 वर्ष से, 20 इयर्स से, यहाँ पे ये बात आ रही है। इसके बाद में हमने यहाँ पे लिखा 2 सेंचुरीज मीन्स 2 शताब्दियों से, 2 शताब्दियों से जो है, तो यहाँ कौन सी शताब्दियां हैं वो कोई कंफर्म नहीं है यहाँ पे, तो मतलब केवल और केवल समय की अवधि दी हुई है, निश्चितता नहीं है। फॉर 2 सीजन्स, 2 ऋतुओं से, 2 ऋतुएं कौन सी है कोई उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पीरियड ऑफ टाइम के बारे में है केवल, वहां किसका यूज करते हैं? हम फॉर का यूज करते हैं। और साथ में मैंने आपको बताया कि ऑल का प्रयोग भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो वहां जहां हम ऑल का प्रयोग करते हैं समय से पहले, वहां पर फॉर का यूज नहीं करेंगे। ध्यान रखें इस बात का विशेष तौर से। वहां पर यदि आपने फॉर ऑल दोनों कर दिया, गलत हो जाता है, ऐसे हमें नहीं करना होता है। आगे देखते हैं इसी स्टेप। तो हमने बात की थी अभी सिंस फॉर के बारे में, इसके बाद में हम बात करेंगे जैसे कि अफर्मेटिव में जो सेंटेंस हम बात करते हैं अफर्मेटिव की, तो अफर्मेटिव में कैसे यूज किया जाता है हम बात करेंगे। जैसे हमने कहा कि आई हैव बीन वर्किंग for 3 years। ये हमने क्या लिखा? अफर्मेटिव में लिखा इस सेंटेंस को, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 इयर्स। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेज की। नेगेटिव में ये कैसे लिखा जाता है ये ध्यान देंगे। नेगेटिव में इसी सेंटेंस को हम लिखते हैं तो ऐसे हो जाएगा आई हैव नॉट, या हम कह सकते हैं आई हैवंट। ठीक है, इसमें हम कैसे लिखेंगे? आई हैवंट, ऐसे लिख देंगे आई हैवंट। उसके बाद में हम लिखेंगे बीन वर्किंग फॉर 3 इयर्स। ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद में हम इंटरोगेटिव की बात करते हैं। इंटरोगेटिव में क्या होगा? जैसे हमने लिखा हैव आई बीन वर्किंग फॉर 3 इयर्स क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऐसे ही हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इसमें कैसे होगा? इसमें आएगा हैव आई नॉट बीन। दो तरीके हैं लिखने के, एक तो लिख सकते हैं अपन हैवंट आई बीन वर्किंग
haven't I been working for 3 years। समझ में आ गई बात। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हैव आई फिर नॉट फिर बीन, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने ऐसे लिखा haven't I been working for 3 years, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए कि मैंने क्या क्या परिवर्तन किए। जैसे मैंने कहा यहाँ पे आई के साथ में हैव बीन राइटिंग वर्किंग लिखा, हैव बीन वर्किंग लिखा, और उसके बाद में मैंने आपको नेगेटिव में बताया कि नॉट का यूज कैसे करना है, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में इंट्रोगेटिव में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम क्या करते हैं, केवल हैव को बाहर निकालेंगे। ध्यान रखना यहाँ पे केवल हैव बाहर आएगी, हैज या हैव में से केवल एक, जो बीन को आगे नहीं लाते हैं, ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये बीन बाद में आता है यहाँ पे, ठीक है। और जो आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव है इसमें हमने क्या लिखा, हैवंट लिख दिया पहले, क्योंकि ये नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, ठीक है, नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हैव आई नॉट बीन वर्किंग भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये एक सिंपल बात है कि हम जिस प्रकार से इसका जो स्ट्रक्चर है, इस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में ये बात हुई। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो यूज है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने कहा दिस टेंस, यानी जो ये टेंस है वो क्या करता है, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। यानी पास्ट में एक्शन प्रारंभ हुआ, पास्ट में एक्शन प्रारंभ हुआ और अभी भी वो क्या हो रहा है, इज स्टिल कंटिन्यू, मतलब लगातार वो कंटिन्यू मतलब चल रहा है। जैसे मैंने कहा कि ही हैज बीन स्लीपिंग, he has been sleeping since 3 o'clock, since 3 o'clock, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, he has been sleeping since 3 o'clock मीन्स क्या हुआ, वो 3 घंटे पहले सोया था। ये जो एक्शन है सोने का उसका, वो क्या हो गया, बिगेन इन द पास्ट। ये जो एक्शन है वो किसमें, पास्ट में शुरू हुआ, यानी 3 घंटे पहले सोया तो पास्ट की बात है ये, और अभी भी वो सो रहा है। 3 घंटे से मतलब वो क्या हो रहा है, सो रहा है। हमने अभी ये नहीं कहा कि वो जग गया है ना, ऐसा हमने कुछ नहीं कहा है। तो इसमें क्या हुआ कि दिस टेंस, यानी जो ये टेंस है कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये क्या करता है, दिस टेंस इज यूज, ये प्रयोग किया जाता है किसके लिए, फॉर एन एक्शन, एक ऐसे एक्शन के लिए यूज किया जाता है जो कि क्या करता है, बिगेन इन द पास्ट, वो एक्शन पास्ट में शुरू हो जाता है, एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और वो लगातार चल रहा है। मीन्स वो 3 घंटे पहले सोया था, ठीक है, और अभी भी वो सो रहा है। तो यहां पर हम यूज कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, ठीक है। ऐसे अपन एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि सी हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे वही बात लागू हो रही है, यानी इसमें बात जो आ रही है वो की वही बात आ रही है पहले वाली, कि वह 2 घंटे से खेल रही हैं। मीन्स क्या हो रहा है, यानी 2 घंटे पहले पास्ट में उसने एक्शन शुरू किया था, खेलना कब शुरू किया था उसने, 2 घंटे पहले शुरू किया था, और अभी वो क्या हो रही है, खेल रही हैं। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए इसमें एक बात देखते हैं, हम इसमें एक बात देखते हैं, जो हमने एक बात कही थी कि इस कंपैरिजन क्या होगा परफेक्ट का और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, जो हम कह सकते हैं कि वो तुलना कह सकते हैं, वो क्या होती है, कौन सा सेंटेंस परफेक्ट में यूज में लिया जाता है, कौन सा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यूज में लिया जाता है। ध्यान से देखना एक बार। तो मैंने कहा था कि ऐसी वर्ब्स जो कंटीन्यूअस में नॉर्मली यूज में नहीं ली जाती है उनका प्रयोग यहां पर नहीं करना है। जैसे ऐसी वर्ब जो स्टेटिव वर्ब होती है या फिर नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब होती है उसका कंटिन्यूस में प्रयोग नहीं करना है। वर्ब्स जो कंटिन्यूस में यूज में नहीं ली जाती है, तो यहाँ कंटिन्यूस टेंस ही है, ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो जो मैंने बताया था आपको पहले, एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में मैंने आपसे बात की थी कि ऐसी वर्ब्स जो थिंकिंग वाली वर्ब्स होती है, इमोशन वाली होती है, पेयरिंग वाली होती है, तो उनका यूज कंटिन्यूस में नहीं करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी देखो, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि आई हैव बीन liking
I have been liking this session for six hours। ठीक है, और इसी सेंटेंस को अपन ऐसे लिखते हैं, I have liked this session for 6 hours। ध्यान दें, यहाँ पे आपको इसमें ध्यान ही देना है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई हैव बीन लाइकिंग दिस सेशन फॉर 6 hours, और मैंने यहाँ पे लिखा आई हैव लाइक्ड दिस सेशन फॉर 6 hours। तो यहाँ दोनों में आपको कंपैरिजन करना है कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। तो देखो, मैंने आपको बताया था ये जो लाइकिंग आपकी वर्ब है, ये किस में आती है, ये उसी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब में आती है। ठीक है, तो जब नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब में आने के कारण यहाँ पर हम इसमें आईएनजी का यूज नहीं कर सकते हैं और ये सेंटेंस गलत हो जाता है। ये क्यों हो जाता है? क्योंकि देखो, आपके हैव लाइक्ड यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज होगा इसमें। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूस में इसका यूज नहीं किया जाता है। जब कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं किया जाएगा तो किसमें यूज किया जाएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आगे फोर आया हुआ है। ध्यान दें, यहाँ पे अगर ये 4 नहीं आता तो अलग बात होती, तो 4 के बाद 4 प्लस टाइम आया हुआ है ना, तो 4 प्लस टाइम आने की वजह से ये आपके कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं करके किसमें यूज की गई? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज की गई। ओके,